Good morning, students. How are you? Fine. Okay, thank you. Today we are going to learn a new concept regarding the saving functions. Today's video we know about the meaning of saving, definition of saving function and income consumption saving schedule, diagrammatic presentation of saving function, algebraic derivation of saving function from consumption function, the average propensity to save, marginal propensity to save. प्यारे दोस्तों, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सेविंग फंक्शंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है या फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी कॉशियस। फर्स्ट हम लोग सेविंग फंक्शंस की मीनिंग को जानेंगे कि सेविंग फंक्शन होता क्या है। देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इनकम consumption and saving schedules along with diagrammatic presentation of saving functions. Thereafter, we try to derive the equation for the saving curves, a derivation of saving functions from consumption functions. Thereafter, we try to know about the average propensity to save, and in last part of video we discuss about the marginal propensity to save. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे जरूर पूछेंगे और बात करेंगे इसके रिलेटेड। अरे दोस्तों, we are going to start the concept of saving functions. Before we have need to some basic things. First, I want to ask to you what you know about the saving. What is saving? अगर आपसे मैं पूछूं कि सेविंग होता क्या है, आप सेविंग के बारे में जान रहे हैं, सेविंग को आप डिफाइन करिए। Then what is your reply? Okay, correct. Saving is that part of income which is not consumed. सेविंग हमारे इनकम का वह पार्ट होता है जिसको कि हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। सिंबलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज एस इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि इनकम का वो भाग जो कंज्यूम हमारे के द्वारा नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। मीन्स जो भी हमारा इनकम होता है, यदि उसमें से हम लोग कंजम्पशन पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या चीज मिल जाता है? सेविंग मिल जाता है। हम समझ रहे हैं कि अब आपको समझ गए होंगे कि सेविंग क्या है। अगर सेविंग को डिफाइन करना हो तो हमें बताना होगा कि सेविंग हमारे इनकम का वह भाग है जिसे हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन क्या है? हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? कंजम्पशन के बीच में और लेवल ऑफ इनकम के बीच में। ठीक उसी प्रकार से हमारा सेविंग फंक्शन जो होता है ये भी क्या करता है? इट शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड द लेवल ऑफ इनकम। जिस प्रकार से कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ इनकम के बीच में, ठीक उसी प्रकार से सेविंग फंक्शन भी फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? सेविंग के बीच में और लेवल ऑफ इनकम के बीच में। सिंबॉलिकली इट इज रिटेन एज एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सिंबॉलिकली सेविंग फंक्शन जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मीन्स एस जो है किसका फंक्शन होता है? इनकम का। यहां भी हम लोग एक सेट्रेस पैराबियस ले लेते हैं कि हमारे सेविंग को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
कांस्टेंट रहते हैं। जिस प्रकार से हमने कंजम्पशन फंक्शन में ये मान्यता एजम्पशंस ली थी कि कंजम्पशंस को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी सेविंग फंक्शन में भी ये एजम्पशंस ले लेते हैं कि हमारे सेविंग को प्रभावित करने वाले अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सेविंग हमारा जो है वो केवल हमारे लेवल ऑफ इनकम पे ही डिपेंड करता है। हियर S इक्वल टू सेविंग, Y इक्वल टू इनकम एंड F इक्वल टू फंक्शन। चलिए अब हम सभी इनकम कंजम्पशन सेविंग शेड्यूल के हेल्प से कंजम्पशन फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ 3 कॉलम्स लिया है, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, और एक इमेजिनरी एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं। इसके बेसिस पे हम लोग सेविंग फंक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी वी नो y इज इक्वल टू c plus s, y is equal to c plus s, hence s equal to y minus c, s equal to y minus c, and c equal to what is c? c equal to y minus s। यहाँ हमने 3 कॉलम लिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कंजम्पशन कर्व को डिराइव करिए। आप कंजम्पशन कर्व को डिराइव करिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल। ये दिए हुए टेबल के आधार पे आप कंजम्पशन कर्व को डिराइव करिए। बोला जा रहा है कंजम्पशन कर्व को डिराइव करने के लिए, और वहां दिया हुआ है इनकम और सेविंग। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि इनकम और कंजम्पशन दिया गया है और आपसे बोला जाता है कि सेविंग को डिराइव करिए। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि y जो होता है y इक्वल टू c प्लस एस होता है। जब y इक्वल टू c प्लस एस होता है तो s इक्वल टू हम आसानी से पता कर सकते हो। इनकम में से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मालूम करना होता है तो सेविंग में को हम लोग माइनस कर लेते हैं। किससे? इनकम में से माइनस कर लेते हैं। जब इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो कंजम्पशन मिल जाएगा। यही कारण है कि हमने यहाँ तीनों चीज़ों को दिया है, इनकम को भी, कंजम्पशन को भी और सेविंग को भी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 20 रुपीज के बराबर है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्पेंड करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, पता है आपको? बताइए। एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम what amount we are spending, that is known as autonomous consumption expenditure। कभी कभी पूछा जाता है कि what you know about the autonomous consumption। तो autonomous consumption जो होता है एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो पर्सन के द्वारा स्पेंड किया जाता है जो अमाउंट, वो जो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। उस समय उसकी इनकम क्या होती है, 0 रुपीज होती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यदि हमारा इनकम इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कंजम्पशन और सेविंग जो हैं, जो ये दोनों के दोनों इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। लेकिन इनमें कंजम्पशन में जो वृद्धि की दर होती है, कंजम्पशन में जो वृद्धि की दर होती है वो आय में वृद्धि की दर से कम होती है। जब इसका हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये चीज और आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, यदि हमारा इनकम 100 रुपीज हो जाता है, जब हमारा इनकम 100 रुपीज हो जाता है और कंजम्पशन बढ़ करके, कंजम्पशन भी हमारा बढ़ करके यदि 100 रुपीज हो जाता है, तो ये जब दोनों बढ़ करके हमारे 100 रुपीज हो जाते हैं, तो जैसे ही ये हमारे बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे हमारा सेविंग जो है 0 रुपीज के इक्वल हो जाता है। सेविंग किसके इक्वल हो जाता है, 0 रुपीज के इक्वल हो जाता है। ये सिचुएशन देखिए। और हमने जब कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो उस समय भी हमने इस चीज को नोटिस किया था कि ये जो है एक महत्वपूर्ण सिचुएशन है, स्टेज है,
यहाँ इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। देखिए अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के द्वारा भी देखते हैं। जैसे ही हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के द्वारा इसको देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए हमने एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया है, इनकम को दिखाया है। एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया गया है, इनकम को। वाई एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है, सेविंग को। ये देखिए ये जो हमारी नीली लाइन है, ये जो नीली लाइन हमारी है, ये नीली लाइन ये देख लीजिए, ये नीली लाइन कहाँ है, नीली लाइन, ये नीली लाइन जो है ये देखिए यहाँ से लेकर के ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन यहाँ तक, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये किसको बता रहा है, ये जो नीली लाइन जो है ये किसको बता रहा है, ये नीली लाइन जो है, नीली लाइन किसको बता रहा है, नीली लाइन बता रहा है, ये हमारी नीली लाइन जो है ये सेविंग फंक्शन को या सेविंग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए हमने ब्रेक इवन पॉइंट की बात की थी। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने बोला था कि जब हमारा इनकम कितना है, 0 है, तो उस समय हमारा सेविंग क्या होता है, सेविंग किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। देखिए ये चीज भी आपको दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ देखिए इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारा इनकम कितने के बराबर है, इनकम यहाँ 100 है और सेविंग कितना है, सेविंग 0 है, सेविंग कितना है, 0 है। इसी प्रकार से ये जो है हमारा, आप सेविंग कर्व को देख लिए और इसे हम यहाँ एक चीज और आपको दिखाना चाह रहे हैं, कंजम्पशन कर्व को भी दिखा करके, ड्रॉ करके, ताकि कोई आपको डाउट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल करके। देखिए नेक्स्ट हम लोग अब कंजम्पशन कर्व को भी यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये हमारी इनकम लाइन है। इनकम लाइन कैसे है पता चला हमें कि ये इनकम लाइन है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनकम लाइन जो होता है, वाई लाइन जो होता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कंजम्पशन कर्व हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वाई एक्सिस पे। देखिए वाई एक्सिस पे हमारा कंजम्पशन जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तो उस समय हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, 20 है। तो इस 20 के पॉइंट से ही ये जो 20 का पॉइंट होगा, ये जो 20 का पॉइंट है, ये 20 का पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से हमारा कौन सा कर्व स्टार्ट होगा, इस 20 के पॉइंट से ही हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा। यही कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चलिए देखिए कंजम्पशन कर्व को भी हम ड्रॉ करते हैं। देखिए देखिए, और ये कंजम्पशन कर्व और हमारा इनकम कर्व जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं, वो पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रेक इवन के नाम से जानते हैं। देखिए देखिए यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाई दिया। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ की हमारा क्या हो, ये जो हमारा ये जो है ना पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अब देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट भी आप समझ गए। ये सेविंग, ये देखिए यहाँ हमने सेविंग फंक्शन जो है इसका हमने इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या क्या चीज होता है। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा इनकम जो है किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है, और एस जो है 0 के इक्वल होता है। देखिए इसको भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए देखिए ये जो लाइन जो है, देखिए कहाँ से होकर के चल रही है ये लाइन। देखिए जहाँ यही हमारा पॉइंट कौन सा होता है, यहाँ हमारा पॉइंट, ये जो जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है यहाँ हमारा पॉइंट बी होता है। कौन सा पॉइंट होता है, बी होता है। और सेविंग कर्व में जहाँ सेविंग कर्व का भी पॉइंट होता है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं और करते हैं, और इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो कंजम्पशन कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ है, सेविंग कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ है। ये समझ में आया, नहीं आया? आशा करते हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये इसको भी ब्रेक इवन पॉइंट को भी हमने दिखा दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो मतलब ये जो हमारी अभी ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया,
ये बता रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ की इनकम इक्वल है कंजम्पशन के और सेविंग इक्वल है 0 रुपीज़ के। ठीक है, अब यदि हम ये बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बी पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ तो ये सीधे एस वाले ब्रेक इवन पॉइंट से आकर के लगेगा। देखिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करेंगे तो सीधे ये आ जाएगा। यहाँ देखिए आ गया, ये डॉट डॉट येलो कलर की लाइन ये दिखाई दे रही है ना, ये देखिए ये जैसे हमने इसको ड्रॉ किया ये सीधे कहाँ आ गया, ये हमारा सेविंग फंक्शंस के ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर के ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग इस डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेविंग जो हमारा कर्व है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेविंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20 बिकॉज व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 देन कंजम्पशन इज इक्वल टू 20 एंड एस इज इक्वल टू -20। फर्स्ट रो से देखिए जो हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाया है, उसमें देखिए उसमें हमने दिखाया है कि ये देखिए यहाँ हमने दिखाया है ना, ये चीज़ हमने दिखाया है कि इनकम जब 0 है तो कंजम्पशन किसके इक्वल है 20 रुपीज़ के और सेविंग हमारा -20 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है, एस लाइन क्रॉस एक्स एक्सिस व्हेन y इक्वल टू 0। जो हमारा ये सेविंग कर्व है एक्स एक्सिस को उस पॉइंट से क्रॉस करता है जबकि हमारा y क्या होता है, हमारा इनकम जो होता है, जब हमारा इनकम कितना होता है, ये इनकम जब हमारा 0 रुपये हो, जब हमारा इनकम 0 रुपीज़ होगा उसी टाइम इस कर्व जो है सेविंग कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या कर रहा है, एस लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। जो एस लाइन होता है यानी कि सेविंग फंक्शन देखिए ऊपर की ओर है, सेविंग फंक्शन ऊपर की ओर पॉजिटिव अपर डायरेक्शन में है, नहीं है अपर डायरेक्शन में है, तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है इनकम और सेविंग के बीच में। किस प्रकार का, हम सेविंग फंक्शन में पढ़ते हैं ना कि फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द सेविंग एंड इनकम बताता है ना। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा सेविंग भी क्या होते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, जो बताता है कि एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। हायर वाई, जब भी इनकम हमारी ज्यादा होती है तो हमारा सेविंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब हम सेविंग फंक्शन का एल्जेब्रिक डेरिवेशन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन से देखते हैं। नाउ वी नो दैट एस इज इक्वल टू y माइनस सी। ऑलरेडी यू नो एस इक्वल टू y माइनस सी, हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी इसको समझाया कि कैसे एस इक्वल टू y माइनस सी होता है। फिर जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़े थे तो उस समय भी हमने कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन जो डिराइव किया था वो भी आप लोग को याद होगा। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व, c इक्वल टू a प्लस बी वाई, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। हम लोगों ने पढ़ा था ना, c इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी वाई। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था जबकि कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग पढ़े थे। अब चलिए यहाँ देखिए हम लोग ये जान चुके हैं कि c जो होता है, ये c जो है कंजम्पशन फंक्शन को बताता है और ये जो है c इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। ठीक है, इस c के वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब c के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन किस प्रकार से होगा, s इक्वल टू वाई माइनस ए प्लस बी वाई। ये जो a प्लस बी वाई है, a प्लस बी वाई क्या है, a प्लस बी वाई ये किसका है, ये कंजम्पशन कर्व का इक्वेशन है। इसी को हमने यहाँ से लिया और यहाँ हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, रख दिया है। नाउ इन फर्दर स्टेप जब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि स्मॉल कोस्ट को ये हम लोग ब्रेक करते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ए प्लस वाई माइनस
by। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y को कॉमन लेते हैं। देखिए ये y को हमने क्या किया, y को हम बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं। जैसे y को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कॉमन ले रहे हैं, निकाल रहे, बाहर कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारा हो किस फॉर्म में हो जाता है, a इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। ये देखिए 1 माइनस बी वाई क्या आया है, a इक्वल टू क्या है, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। हम माइनस ए को ऑलरेडी जान रहे हैं, ये माइनस ए क्या होता है, तो माइनस ए जो है ऑटोनोमस सेविंग है। ये b जो है, b को हम लोग जब कंजम्पशन फंक्शन हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि b क्या होता है, b जो होता है ये नोन एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये 1 माइनस बी को हम लोग, ये जो 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस देखिए ये 1 माइनस बी है ना, यहाँ ये जो 1 माइनस बी है, ये 1 माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी को, 1 माइनस बी इज आल्सो नोन एज MPS। जब हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का रिलेशनशिप देखेंगे तो उस समय हम ये देखेंगे कि 1 माइनस बी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस बी जो होता है MPS के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, MPS के इक्वल होता है। ये कैसे, हाउ इट बिकम्स इक्वल टू द MPS, ये देखिए जब हम रिलेशनशिप देखेंगे किसका किसका, MPC और MPS का, तो देखिए यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। MPC प्लस MPS ये किसके इक्वल होता है, ये जो होता है 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये दोनों का टोटल जो होता है MPC और MPS का, ये 1 का इक्वल होता है। अब देखिए हम ऑलरेडी ये जानते हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि MPC जो होता है किसके इक्वल होता है, MPC देखिए यहाँ ये हम देखते हैं इस कंजम्पशन कर्व के इक्वेशन में, तो MPC किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है। तो अगर हम MPC के प्लेस पर B रख दें, MPC के प्लेस पर क्या रखें, B रखें, देखिए तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, B प्लस MPS, B प्लस MPS इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होगा, हो गया। तब हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब MPS इक्वल टू हम कहेंगे, अब MPS को जैसे हमको पाना हो, किसको पाना हो, MPS को, इसको निकालना हो, तो हम लिख सकते हैं MPS इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए MPS इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं MPS ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। ये जो MPS का वैल्यू हमको मिला 1 माइनस बी, इसको हम क्या करते हैं, किसके प्लेस पर ला करके रख रहे हैं, ये 1 माइनस बी को हम लोग लेके अब इधर आ रहे हैं। 1 माइनस बी को हम कहाँ रख रहे हैं, ये देखिए यहाँ है, इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा अब इक्वेशन जो है, सेविंग फंक्शन का इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 माइनस बी जो होगा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया, और हमारा फाइनली जो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन आया वो किस प्रकार से आया, हियर जो हमारा MPS जब हमको मालूम चल गया तो हमारा सेविंग फंक्शन का इक्वेशन आया इज इक्वल टू माइनस ए प्लस MPS इंटू वाई। यही हमारा जो हो गया सेविंग फंक्शन का इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या है, सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है। ये फाइनल इक्वेशन है किसका, सेविंग फंक्शन का। ये अलजेब्रिक डेरिवेशन हुआ किससे, कंजम्पशन फंक्शन से। किसको हमने डिराइव किया, सेविंग फंक्शन को डिराइव किया।
समझ में आया? हमने यहाँ क्या सीखा कि सेविंग फंक्शन से किस प्रकार सेविंग फंक्शन को हम लोग किस प्रकार से कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव कर सकते हैं। What is average propensity to save? Generally, average propensity to save is defined as the ratio between total saving and total income. Average propensity to save is defined as the ratio between total saving and total income. Symbolically, APS represented as S divided by Y. S divided by Y. चलिए इसको डायग्रामेटिक वे में हम ड्राइव करने के बारे में देखते हैं कि कैसे डायग्रामेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए डायग्राम के हेल्प से ऑन एक्स एक्सिस हम लोग इनकम को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे सेविंग को दिखाते हैं। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। दिस इज द सेविंग कर्व। ये जो है हमारा सेविंग कर्व है, ये सेविंग कर्व है। अगर सेविंग कर्व के हमको टी पॉइंट पे, सेविंग कर्व के टी पॉइंट पे अगर हमको इस टी पॉइंट पे यदि हमको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इस टी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। टी पॉइंट से हमने कहाँ लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। फिर इसी प्रकार से टी पॉइंट से ही हमने वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया। यानी कि अब टी से पी के बीच की दूरी जो है, टी से पी के बीच की दूरी ये वाई के द्वारा मेजर है ना। और ये टी से आर तक की दूरी जो है इसको हम लोग एस से मेजर किए हुए हैं। अब देखिए हम बताते हैं एपीएस क्या होता है। एपीएस जो होता है सेविंग और इनकम का रेशियो होता है। यानी कि ये टी से आर तक की दूरी जो है किसको बता रही है, सेविंग को बता रही है। तो जो भी इसका मेजरमेंट होगा वो हमारा सेविंग को का मेजरमेंट देगा, और टी से पी तक के बीच की दूरी जो होगी वो हमारे इनकम का मेजरमेंट देगा। इस प्रकार की इन दोनों का रेशियो यानी कि सेविंग कर और इनकम का जो रेशियो होता है वो क्या चीज होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। चलिए अब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। जैसे देखिए एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एग्जाम में आता है, दे देगा कि किसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, इसमें दे देगा, या किसका वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको ध्यान देना होगा। एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, या 1 भी नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। एपीएस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। ये देखिए इसको भी हम एक डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि कैसे 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 ये हो सकता है। देखिए आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ देखिए सेविंग कर्व का ये जो पोर्शन है इसी को हमने यहाँ दिखाया है नीचे डायग्राम के जरिए। जो हमारा एक्स एक्सिस का नीचे का एरिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होता है, ये ट्रायंगल शेप जो है, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल शेप है ना, ये इधर जो होगा, इधर एपीएस क्या होता है, इधर एपीएस निगेटिव होता है, इधर एपीएस क्या होता है, निगेटिव होता है। और जैसे हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो उधर एपीएस पॉजिटिव हो जाता है, और जहाँ सेविंग यहाँ एपीएस का वैल्यू जो होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एपीएस का वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होता है, तो आपको बताना होगा कि एपीएस इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस का वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। एपीएस का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, तो एपीएस का वैल्यू पॉजिटिव ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में, जब ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में एपीएस पॉजिटिव होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में एपीएस जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा,
याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या देखते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं। देखिए, द सम ऑफ एपीएस एंड एपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मीन्स जब भी हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करते हैं, इसका टोटल करते हैं, तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बिकॉज ऐसा क्यों, अगर आपसे पूछा जाए कि एपीएस और एपीसी का टोटल 1 के इक्वल क्यों होता है, तो आपकी सिंपल ये जवाब होना चाहिए कि बिकॉज जो भी हमारा इनकम होता है या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या तो हम सेविंग करते हैं। जो भी हमें इनकम मिलता है हम उसको दो ही पर्पज से यूज करते हैं, या तो कंजम्पशन पर्पज से यूज करेंगे या तो सेविंग पर्पज से यूज करेंगे। इसलिए सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर एक और रिलेशनशिप देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि y इक्वल होता है किसके, y जो इक्वल होता है c प्लस एस के। इसके बेसिस पे हम लोग ये रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 1 को हम प्रमाणित भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, ये y इक्वल टू सी प्लस एस, इस इक्वेशन को मान लीजिए हमने 1 मान लिया, इसको हमने बोला कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड y से डिवाइड कर देते हैं, तो y डिवाइडेड बाई y, c डिवाइडेड बाई y प्लस s डिवाइडेड बाई y। ये जब हम y को डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये y क्या हो गया, 1 हो गया, हुआ ना। फिर उसी तरह से c बाई y, जब c बाई y हम लेते हैं तो हम जानते हैं ना कि c बाई y क्या होता है, c बाई y एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है नहीं होता है। उसी प्रकार से s बाई y, ये s बाई y क्या होता है, s बाई y अगर हम लेते हैं तो s बाई y क्या चीज़ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों का टोटल जो होता है 1 के इक्वल होता है। इसको हमने प्रूफ भी कर दिया, प्रमाणित भी कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। What is marginal propensity to save? What do you know about the marginal propensity to save? Marginal propensity to save defined as the ratio between change in saving due to change in income. Symbolically, it is represented as MPS equal to change in saving divided by change in income. इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, हमारे सेविंग में होने वाला चेंज जो कि इनकम में होने वाले चेंज के चलते होता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं, आप इस डायग्राम के साथ ही तो फैमिलियर हो चुके हैं। जो हमारा ये सेविंग कर्व है, ये सेविंग कर्व हम जानते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो हमारे सेविंग में होने वाला चेंज, सेविंग में होने वाला चेंज, ये सेविंग में चेंज क्यों होता है, तो हमारे इनकम में होने वाले परिवर्तन के चलते। हमारे इनकम में होने वाले परिवर्तन का इफेक्ट हमारे सेविंग पर क्या होता है, इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के द्वारा। जिस प्रकार से हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा कि एमपीसी जो है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में होने वाले परिवर्तन, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वहाँ परिवर्तन किस कारण से होता था, तो हमारे इनकम में होने वाले परिवर्तन के कारण। उसी प्रकार से यहाँ सेविंग में भी परिवर्तन होता है, किसके कारण से, हमारे इनकम में परिवर्तन होने के कारण। अब यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए, हमारा इनकम जो है, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम इनिशियल स्टेज में, ये पॉइंट के पर है, हम लोग कहाँ हैं, इस पॉइंट पे हम लोग के पॉइंट पर हैं। के पॉइंट से मान लीजिए कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हम एल पॉइंट पर चले जाते हैं। के पॉइंट से हम एल पॉइंट पे जाते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होगा, हमारा सेविंग की मात्रा भी परिवर्तित होगी और हम टी से कहाँ चले जाएंगे, टी से हम लोग मूव करके ए पे चले जाएंगे, टी से कहाँ जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो ये टी से ए तक हम क्यों गए, क्योंकि हमारा यहाँ इनकम में
चेंजेज हुआ है, इनकम में वृद्धि हुई है। अब ये देखिए, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि जो हमारा कंजम्पशन होता है या जो हमारा सेविंग होता है वो हमारे इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जब एक चीज में वृद्धि हो तो दूसरी चीज में भी वृद्धि हो, या जब एक चीज में कमी हो रहा है तो दूसरे चीज में भी कमी हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ यदि हमारी इनकम एल से के पे जाती, अगर हमारी इनकम कम होती तो हमारा सेविंग भी क्या हो रहा है, होता है, डिक्रीज होता है। तो यानी कि जब एक बढ़ रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी सेम डायरेक्शन में अगर यदि मूवमेंट हो, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा हो, तो ये रिलेशनशिप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझे? आगे देखिए, अब हम ये बात कर रहे थे कि हमारा इनकम जो है के से एल तक हम लोग गए हैं, और ये इनकम में जो चेंज हुआ है, जो इनकम में चेंज हुआ है, इस चीज को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि जो इनकम में चेंज हुआ वो डेल्टा वाई के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? डेल्टा वाई के बराबर हुआ इनकम में चेंजेस। जब डेल्टा वाई के बराबर इनकम में चेंज हुआ तो हो गया, तो इसके रिस्पेक्टिव हमारे सेविंग में भी डेल्टा एस के बराबर चेंजेस हो गए। तो ये जो दोनों के बीच में यानी कि डेल्टा एस और डेल्टा वाई का जो रेशियो है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। चलिए, अब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। एमपीएस जो होता है हमेशा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में वैरी करते रहता है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ये क्या चीज करता है, हमारे जो सेविंग कर्व होता है उसके स्लोप को मेजर करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या करता है, सेविंग कर्व के स्लोप को मेजर करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है सेविंग कर्व के किस चीज को मेजर करता है, स्लोप को मेजर करता है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अब हम रिलेशनशिप को देखते हैं कि एमपीएस और एमपीसी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी इनकम होता है उसे हम या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। ये चीज़ तो जानते हैं कि हमारा जो भी इनकम होगा उसे या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे इनकम में जो परिवर्तन होते हैं, यदि हमारे इनकम में वृद्धि हो रहा है तो वो भी या तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा करके उसको पूरा कर लेंगे, या तो हम अपने सेविंग को बढ़ा करके, यानी कि जो भी इनकम में चेंजेज हो गए। यानी यहाँ देखिए हमने दिया है द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, जो भी सम होता है किसका किसका, एमपीसी एंड एमपीएस का, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इंटायर एडिशनल इनकम, जो भी हमारी एडिशनल इनकम होती है, जो भी हमारी टोटल इनकम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उसको यूज कर जाएंगे कंजम्पशन को बढ़ा करके, अदरवाइज हम अपने सेविंग को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से एमपीसी और एमपीएस का भी जो टोटल हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। एमपीसी और एमपीएस के बीच में जो रिलेशन होता है 1 के बराबर, इसको हम लोग प्रमाणित भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि कैसे इसको प्रमाणित किया जाता है। देखिए, ऑलरेडी वी नो दैट कि इनकम हमारा जो होता है, इनकम इक्वल होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। अब दोनों साइड को यहाँ देखिए y इक्वल टू सी प्लस एस है, y इक्वल टू सी प्लस एस है। इसके दोनों साइड हम लोग ये डेल्टा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों साइड डेल्टा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। हमने क्या किया है, यहाँ डेल्टा से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, तो ये डेल्टा वाई हो गया। इधर भी c प्लस एस है, तो यदि c प्लस एस को यहाँ हम देखिए, यहाँ ये यदि हमारा ये c है प्लस एस है, c प्लस एस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
c प्लस एस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? c प्लस एस को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा से, तो ये क्या होगा? जब c प्लस एस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा c प्लस डेल्टा एस होगा। अब देखिए, तो इस प्रकार से यह अगर हम मान लें कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये यदि हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन, चाहे इक्वेशन ए इसको हम मान लें। अब इस इक्वेशन को यदि हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें, किससे? दोनों साइड को हम लोग डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें। अब देखिए, यहाँ हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई एक कर दिया, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई हो गया। तो ये जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई हो गया तो ये दोनों एक क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए डेल्टा सी, अब जब डेल्टा वाई से दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए, ये जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई का मतलब जो रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। इधर ये देखिए, ये क्या हुआ है, डेल्टा एस और डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई हो गया है। इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से बोलते हैं, अभी ऊपर में पढ़े हैं। तो ये देखिए, ये क्या आ गया, एम पी सी प्लस एम पी एस, एम पी सी प्लस एम पी एस आ गया। ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए, टोटल कर दिए। जब ये दोनों को हम लोग टोटल किए तो ये क्या हो गया, जब दोनों को हम लोग टोटल कर दिए तो ये 1 के इक्वल हो गया। अब आगे अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं कि एम पी एस भी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एम पी सी के इक्वल होता है। when MPC को हम लोग 1 में से माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, MPC को हम लोग B से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि MPS इज इक्वल टू 1 माइनस B भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग किस सेविंग फंक्शन के इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा वीडियो कुछ लंबा हो गया है, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि इतनी लंबी वीडियो नहीं ये करना है। फिर भी ये बहुत ही यहाँ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी भी यदि आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज करिएगा या फ़ोन से भी हमसे ज़रूर बात करेंगे और उसको पूछेंगे, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे और इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।